नमस्कार दोस्तों, आईटीआर फाइलिंग में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों, अब यदि आप आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको कैश डिटेल भी एंटर करनी पड़ सकती है कि कितना अमाउंट आपने कैश में रिसीव किया है और कितना पे किया है। इसके लिए चेंजेस किए जा रहे हैं। इससे पहले हम ये डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, यह है शेड्यूल पीआरसी यानी कि पेमेंट एंड रिसीट इन कैश, जो कि कॉमन आईटीआर फॉर्म में रिलीज़ किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, इसके अंतर्गत पीआरसी पॉइंट 1 में आपको टोटल सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द बिजनेस दिखानी होगी यदि आप बिजनेस करते हैं, और यदि आप प्रोफेशन करते हैं तो उस केस में आपको ग्रॉस रिसीट दिखानी होगी प्रोफेशन से। पॉइंट नंबर पीआरसी पॉइंट 3 में आपको एग्रीगेट दिखाना होगा सभी अमाउंट जो आपने रिसीव किया है, इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीट फॉर सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश। इस प्रकार दोस्तों, यदि आपने कोई सेल की है या फिर कोई लोन्स या एडवांस रिसीव किया है या फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन आपने किया है अपने बिजनेस में कैश में, तो उसका एग्रीगेट अमाउंट यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर का अमाउंट आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। इसके अलावा पॉइंट PRC.4 में आपको एग्रीगेट अमाउंट दिखाना होगा जो आपने रिसीव किया है सेल, टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेल्स का अमाउंट है वो तो पॉइंट PRC पॉइंट 1 या पॉइंट 2 के अंतर्गत आ जाएगा। जो टोटल एग्रीगेट अमाउंट होगा, भले ही वो कैश में रिसीव करें या बैंकिंग चैनल से रिसीव करें, वो PRC पॉइंट 4 में आ जाएगा। और जो कैश में अमाउंट रिसीव किया गया है वो सेल का हो, टर्नओवर का हो, लोन एडवांस या कैपिटल कंट्रीब्यूशन, वो PRC.3 में आ जाएगा। इसके अलावा जो आप पेमेंट करेंगे वो भी आपको रिपोर्ट करनी होगी, यानी कि एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश। तो जो कैश में आप एक्सपेंसेस इनकर करेंगे वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करने होंगे। तो भले ही आपने एक्सपेंसेस के लिए अमाउंट इनकर किया है या कोई एसेट एक्वायर किया है या कोई लोन की पेमेंट की है कैश में, वो सभी अमाउंट आपको यहाँ पे एग्रीगेट करके रिपोर्ट करना होगा। और पॉइंट PRC.6 में आपको एग्रीगेट अमाउंट दिखाना होगा सभी पेमेंट का, इंक्लूडिंग अमाउंट इनकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो भले ही आपने कैश में किया हो या बैंकिंग चैनल के थ्रू किया हो, तो टोटल एग्रीगेट पेमेंट यहाँ पे रिपोर्ट हो जाएंगी। दोस्तों, शेड्यूल PRC किसे फिल करना है इसके बारे में इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि जो व्यक्ति पॉइंट E.13 को यस चूज करेगा उसे ही शेड्यूल PRC फिल करना है, यानी कि पेमेंट एंड रिसीट इन कैश का शेड्यूल फिल करना है। दोस्तों, यह पॉइंट E.12 यानी कि यदि टैक्स पेयर का टैक्स ऑडिट होना है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 44AB के अंतर्गत, तो वो यहाँ पे यस या फिर नो चूज़ करेगा। लेकिन यदि यहाँ पे वो नो चूज़ करता है तो उस केस में पॉइंट E.13 एप्लीकेबल हो जाएगा और उसकी जो टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट है वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है, तो उस केस में उसे शेड्यूल पेमेंट एंड रिसीट इन कैश जो है वो फिल करना होगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यदि व्यक्ति की टर्नओवर 1 करोड़ रुपीस से एक्सीड हो जाती है और 10 करोड़ रुपीस तक रहती है तो उस केस में वो एग्रीगेट अमाउंट जो है कैश में 5% ही रिसीव कर सकता है। इसी प्रकार जो पेमेंट है वो 5% ही कर सकता है, तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए इसके लिए सेपरेटली टैक्स पेयर से पूछा जाएगा शेड्यूल PRC में। दोस्तों, अभी तक आप जो ITR फाइल करते थे उसमें सिर्फ आपसे ये पूछा जाता था कि यदि आप टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल नहीं है तो उस केस में क्या आपकी टोटल सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट बिजनेस से 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच में है। यदि आप यस सेलेक्ट करते थे तो उस केस में आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछा जाता था कि क्या आपकी जो एग्रीगेट अमाउंट आपने रिसीव किया है, भले ही वो सेल का हो, टर्नओवर का हो, ग्रॉस रिसीट का हो, कैपिटल अकाउंट यानी कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो, लोन हो,
क्या आपने कैश या नॉन अकाउंट पे चेक के थ्रू जो रिसीव किया है वो 5% से ज़्यादा तो नहीं है। इसी प्रकार जो आपने पेमेंट की है, भले वो एक्सपेंडिचर के लिए की हो, कैपिटल अकाउंट के लिए की हो, एसेट एक्विजिशन, रीपेमेंट ऑफ लोन, वह कैश में नॉन अकाउंट पे चेक में जो आपने की है वो 5% से ज़्यादा तो एक्सीड नहीं करती। इस प्रकार आपको सिर्फ येस या फिर नो में ही रिप्लाई करना होता था, आपको अमाउंट नहीं फिल करना होता था, यानी कि क्वांटम कितना है कैश का वो नहीं बताना होता था। लेकिन अब जो नए ITR फॉर्म रिलीज़ किए जाएंगे उसमें आपसे स्पेसिफिकली अमाउंट भी पूछा जाएगा कि कैश में आपने कितना रिसीव किया है और टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग कैश आपने कितना अमाउंट रिसीव किया है या फिर रिपे किया है। दोस्तों इससे पहले आप जो ITR फाइल करते थे वहाँ पे सेक्शन 44 AD के अंतर्गत आप सिर्फ ये बताते थे कि आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से कितना अमाउंट मिला है बिफोर स्पेसिफाइड डेट, क्योंकि इस अमाउंट के ऊपर आपको मिनिमम 6% इनकम दिखानी होती थी, डीम्ड इनकम, या फिर आप हायर इनकम भी दिखा सकते थे। और यदि आपको किसी और मोड से अमाउंट रिसीव हुआ है तो उस केस में आपको 8% डीम्ड इनकम या इससे हायर अमाउंट आप दिखा सकते थे। दोस्तों यहाँ पे आप जो अमाउंट दिखाते थे वो अपनी ग्रोस टर्नओवर या ग्रोस रिसीट का ही दिखाते थे। इस प्रकार जो अदर अमाउंट आपने रिसीव किया है या रिपे किया है कैश में, जैसे कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन या फिर लोन एडवांसेस का, वो आप यहाँ पे डिस्क्लोजर नहीं करते थे। तो इसीलिए अब नए ITR फॉर्म में स्पेसिफिक डिस्क्लोजर मांगा गया है। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बिजनेसमैन को टैक्स ऑडिट कराना होता है यदि उसकी टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रोस रिसीट बिजनेस से 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है यदि उसकी टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रोस रिसीट 10 करोड़ रुपये तक है और वो जो अमाउंट रिसीव कर रहा है सेल, टर्नओवर, ग्रोस रिसीट का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैश में वो 5% से ज़्यादा नहीं है टोटल रिसीट का। इसी प्रकार जो वो पेमेंट कर रहा है या जो एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है वो कैश में 5% से ज़्यादा नहीं है टोटल पेमेंट का। लेकिन यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि यदि व्यक्ति किसी चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करता है जो कि अकाउंट पे चेक नहीं है तो उसे भी कैश में ही पेमेंट माना जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस कंडीशन को चेक करने के लिए नए ITR फॉर्म में कैश रिसीट एंड पेमेंट की डिटेल मांगी गई है। तो दोस्तों यदि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और आप टैक्स ऑडिट नहीं करा रहे हैं तो उस केस में आप इस फॉर्मेट में डिटेल मेंटेन करें ताकि आपके ITR फाइल करने में कोई डिले ना हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।